आप लोग शायद इसको उस सब्जेक्ट से कनेक्टेड नहीं मानेंगे, लेकिन मेरा अपना एक ओपिनियन है इस बारे में कि ये एक बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है जिस पर मैं इसी विषय को लेकर बात कर रहा हूं। ये जो सब्जेक्ट है अनडिवाइडेड सोसाइटी, ये उनके लिए है जिनको मानव माना गया है और वो समाज के अंदर रह रहे हैं, चाहे किसी भी व्यवस्था में रहे हो, ऊंची उनको उसकी प्रतिष्ठा को ऊंची माने हो या उसकी प्रतिष्ठा को कम माना हो, ऐसे लोगों के लिए ये शब्द जो है अनडिवाइडेड सोसाइटी का जो सब्जेक्ट यानी विषय है ये एप्लीकेबल है। लेकिन जिस बात को मैं रख रहा हूं ये अनडिवाइडेड नहीं, ये आइसोलेटेड सोसाइटी का सब्जेक्ट है। ये जो आदिवासी शब्द है, जिस देश के बारे में आप बात कर रहे हो उस देश के वो मूल मालिक है। जिस व्यवस्था के बारे में आप लोग बात कर रहे हो उस व्यवस्था से पूर्व की व्यवस्था के वो संस्थापक है। जिस धर्म के बारे में आप बात कर रहे हो उसकी उम्र सिर्फ 3000 साल है, लेकिन जिस बारे में मैं बात कर रहा हूं उसकी उम्र 20,000 साल है। यहां बैठा हुआ हर आदमी एक बात बोलता है, ऊपर वाला देख लेगा। हर धर्म का आदमी बोलता है ऊपर वाला देख लेगा, लेकिन आदिवासी संस्कृति को मानते हैं, वो पूछते हैं कि ये ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाली भी तो हो सकती है। ये ऊपर वाले क्यों? ऊपर वाली भी तो हो सकती है क्योंकि आदिवासी संस्कृति में महिलाओं का बहुत बड़ा स्थान था। ये जो लोग बैठे हैं, मैं पूरी जांच कर चुका हूं सबकी, आप किसी समय आदिवासियों के वंशज थे और आप भूल गए हैं, इसलिए आप आज धार्मिक व्यवस्था को अपना लिए हैं, आपने सांस्कृतिक व्यवस्था को समझा ही नहीं। जो कृषि है उसका पर्यायी शब्द है कल्चर। धर्म की जरूरत नहीं है। रिलीजियन इज ए ऑप्शन फॉर ह्यूमन बीइंग, लेकिन कल्चर इज ए नेसेसिटी फॉर ह्यूमन बीइंग। बिगड़ संस्कृति के आप नहीं जी सकते इस देश में, मानव समाज में आप नहीं रह सकते। मैं आदिवासियों को इसलिए बात कर रहा था क्योंकि इनको वनवासी कहा जा रहा है, इनको आदमी नहीं कहा जा रहा है। वनवासी का मतलब होता है जंगल में रहने वाला शेर, सुअर और आदिवासी। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, आपकी क्या राय है, क्या आदिवासियों को हमेशा आदिवासी रहना चाहिए या मेरा स्पीच हाँ ठीक है, शुरू करो। एक मिनट, आप पहले इस बात को समझ लीजिए कि उसको मानव नहीं माना जा रहा है, उसको असुर बोला गया। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के साइटेशन है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला आदिवासी देश के मूल मालिक है, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हजारों साल से इनके साथ जो एट्रोसिटीज हो रही है वो दुनिया के किसी देश में नहीं होती। मैंने आपको इसलिए उदाहरण दिया कि कल्चरल लाइफस्टाइल जो है, योगानंद जी हमारे बीच में अभी आए हैं, हम लोग उस कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं जो मेन स्ट्रीम से बाहर हो गई है, जिनकी अवस्था बाकी लोगों से बहुत अलग है, जिनको इस देश में जिंदा रहने के लिए खून देना पड़ रहा है। वो खून बेचते हैं, आपने सुना है ये धंधा देश में कि उनको जिंदा रहने के लिए अपना खून बेचना पड़ता है। डॉक्टर बोलता है खाना खाओगे तो आपका खून बनेगा, लेकिन
व्यवस्था आदिवासियों के लिए बोलती है कि आपको खाना चाहिए तो खून देना पड़ेगा। अपनी किडनी बेच रहे हैं, अपनी आंखें बेच रही है, अपने स्पाइनल बेच रहे हैं, उनकी जमीनें तो छीन ली गई है, सरकार लूट रही है उनकी जमीन को। जो जंगल जिसको आप पर्यावरण बोलते हो, जिसकी वजह से आप और मैं ऑक्सीजन लेते हो, ये किसके बदौलत है? जिन्होंने जंगल को बचाया नहीं, आज सरकार उनको बेचने जा रही है, उनको लीज देने के लिए जा रही है। पर्यावरण के साथ जो खिलवाड़ की बड़ी बड़ी धर्मों की बात करते हैं, ऐसा धर्म बताइए जिसने इस देश के पर्यावरण को सुरक्षित रखा हो। एक केवल आदिवासी कल्चर की वजह से आज हमारे हिस्से में यह आया है, और वही समुदाय खतरे में है। इस देश में टाइगर प्रोटेक्शन की बात होती है, उसके लिए लॉ बनाया जाता है। 26 लाख हेक्टेयर जमीन उसके लिए रिजर्व की जाती है, लेकिन ट्राइबल प्रोटेक्शन की बात नहीं होती है। उसको उसी जमीन से खदेड़ा जा रहा है। किसी देश में ऐसा व्यवहार आदिवासियों के साथ में नहीं हो रहा है जो भारत में हो रहा है। करीब करीब 3 करोड़ आदिवासी परिवार विस्थापन की अवस्था में खड़े हैं। मैं उसी पिटीशन को लेकर यहां पर आया था। मेरे दोस्त मनोज भाई और वो लोगों ने बोले कि भाई एक कॉन्फ्रेंस है, तो मैं पूरा इंटरेस्ट लेके सुनने के लिए आया। मुझे लगा यहाँ पर पूरे लोग इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं, अपने अपने क्षेत्र के सभी काम करने वाले लोग हैं, चलो अपनी बात इनके सामने रख ले। कोर्ट के सामने रखने के पहले अपने जो सामाजिक कोड है, जिसको सोशल, क्योंकि हम कस्टमरी लॉ में बिलीव करते हैं। हमको तो ये भी नहीं मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट होता क्या है। हमारी ये फर्स्ट जनरेशन है जो इस देश के संविधान को समझ रही है। साथियों, मैं सिर्फ 3 मुद्दे रख के अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि जो इस मूल जमीन का मालिक है इस देश, ये अनडिवाइडेड सोसाइटी पर मैं कमेंट्स करना चाह रहा हूं कि जो इस देश की मूल जमीन का मालिक है, वो आदमी इस व्यवस्था का है। इस देश का पहला आदमी, इस व्यवस्था का आखिरी आदमी, अनवांटेड आदमी कैसे बन गया? अनवांटेड ह्यूमन बीइंग बोलते हैं उसको सप्लीमेंट्री ह्यूमन बीइंग का एक टाइटल मिला है। किसी को किडनी होना तो आदिवासियों के लिए लो, किसी को ब्लड होना तो आदिवासियों के लिए लो, किसी को जमीन होना तो आदिवासियों के लिए लो। ये सब्स्टिट्यूट ह्यूमन बीइंग का एक उनको टैग लग गया है। ये मैं भी बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के साइटेशन। ऐसी अवस्था कौन से समाज की है जिसको जिंदा रहने के लिए इस स्तर का संघर्ष करना पड़ता है? ये कौन से? ये तो जातिवाद से भी खतरनाक चीज है। 13 साल की आदिवासी बच्ची देश में, 13 साल की आदिवासी बच्ची जिसके हाथ में किताब होना चाहिए था, उसके हाथ में बंदूक है। वो उसको ये नहीं मालूम होता है कि मेंसेस क्या होता है। उसका पीरियड आता है ना, उस पीरियड में भी उसको 13 साल की उम्र में वो चीज उसके हाथ में होती है, उसके हाथ में बंदूक है। व्यवस्था किसी से डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं है कि तुमने बंदूक क्यों पकड़ा। और हम अभी भी ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, हमारा क्लेम है हिंदू राष्ट्र यानी आदिवासी मुक्त भारत। जब तक आदिवासी जिंदा है, ये देश किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि वो मूल मालिक है इस देश। इस देश में वो बातें जिस पर कोई, यानी जिसका कोई लेना देना नहीं है आम आदमी के जीवन से, उन बातों पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत अच्छा, मैं मलिक साहब को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जब संविधान खत्म हो रहा है, उस सेंसिटिव पीरियड में आप लोगों ने डिस्कशन किए। शायद आपको आपके मीटिंग का महत्व नहीं मालूम, अगर ये गढ़चिरौली के लोगों को पता चल जाएगा, बस्तर के लोगों को पता चल जाएगा, नंदुरबार के आदिवासियों को पता चलेगा, मेलघाट के आदिवासी, जहां पर आदमी भूख से मरता है, कुत्ता नहीं, आदमी, आदिवासी आदमी भूख से मरता है, वो लोग बोलेंगे दिल्ली में इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो आप जिस टाइप का डिस्कशन आज कर रहे हो, उनको ऐसा लगता है कि कुछ तो लोग होंगे हमारे बारे में बोलेंगे। आपके मीटिंग का इंपॉर्टेंस ये है, आपकी तरफ सब लोग देख रहे हैं। आदिवासियों ने जात और जाट
ये दोनों चीजों की बातों को बताया है। आप अंग्रेजी में जाट लिख दो और अंग्रेजी में जात लिख दो, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आदिवासियों को ऐसा लगता है जो जाट है ये हमारे वंशज है। कुछ तो करेंगे यार दिल्ली में बैठ। हमको ऐसा फील होता है क्योंकि हम जानते हैं आपके जो रूट्स है वो धार्मिक रूट्स नहीं है, सांस्कृतिक रूट्स है। आपका रिलेशन मोहनजोदारो हड़प्पा से है, आपका रिलेशन कल्चर से है, आपका रिलेशन आज भी आप अपनी मां को पूरे सम्मान के साथ देखते हैं। ये सच्चाई है। और हम उस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी एज खत्म करने के कगार में आ गई है, जिसकी यानी प्रासंगिकता को खत्म करने का कंसेप्ट शुरू हो गया इस देश में। ये धार्मिक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। इस देश में हर धर्म का आदमी रहता है और एक ऐसा भी है जो किसी धर्म को नहीं मानता, वो कल्चरल पर्सन भी इस देश में रहता है। हमको धार्मिक आइडेंटिटी के सिवा कल्चरल आइडेंटिटी का कोई सब्जेक्ट ही नहीं रखे। तो मेरा समय खत्म हो रहा है, लेकिन मैं जाते जाते एक शब्द आप लोगों से बोल के जा रहा हूं। साथियों, इस देश को अगर बचाना है, इस देश की अनडिवाइडेड सोसाइटी को अगर देखना है तो आपको कल्चरल ह्यूमन राइट्स की बात करनी पड़ेगी, कल्चरल सोसाइटी की बात करेगी। रिलीजियस सोसाइटी में आप कभी यूनाइटेड नहीं हो सकते। आपको एक राष्ट्रीय कल्चर के रूप में इसको खड़ा करना पड़ेगा, जो कृषि कल्चर है, जो बुनियादी कृषि कल्चर है, जो इसकी निर्माता महिला है, जिसको आप लोग कृषि संस्कृति बोलते हैं। आप उस संस्कृति के मालिक हो। हमको सबको, जैसे गुरु नानक देव ने आखिरी में अपने जीवन के लास्ट मोमेंट पे उन्होंने खेती की तरफ अपने को डायरेक्शन दिया, एक उनकी लाइफ से हमको एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। उस तरफ भी हम लोगों ने देखना चाहिए, उस इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। यही बात मैं आप लोगों से करता हूँ। मेरी बात को